नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे की वजह बताई जा रही है। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आग की चपेट में पूरा गोदाम आ चुका है। यहां पर जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि आग तेजी से भड़क उठी है और आग पर काबू पाने में फिलहाल दिक्कत हो रही है, क्योंकि गोदाम में डीओड्रेंट को रखा गया था, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। आग की चपेट में पूरा गोदाम भी आ चुका है। आग से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि गोदाम में डीओड्रेंट को रखा गया था, जिसके कारण आग जो है तेजी से भड़क उठी और आग पर काबू पाने में दिक्कतों का सामना इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी गोदाम में, यहाँ पर भीषण आग लगी है। गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर से सामने से मारेगा तो कुछ भैया उड़ के। अभी हम भागलपुर के ततारपुर स्थित गोलाघाट के रंजन रुंगटा के मकान के सामने आप देख सकते हैं कि इसमें आग लगी हुई है और ये मनीष तुलसियान जो है उनका ये डीओ का जो है गोदाम था, जिसमें कि लगातार आप देख रहे हैं कि आग अंदर काफ़ी भयानक है और फायर ब्रिगेड की जो कर्मी है वो लगातार आग पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 घंटे से भी अधिक समय से लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग अंदर जो है भयावह रूप ले चुकी है और पूरे मकान में जो है आग की लपटें तेज हो गई है। लगातार जो है फायर कर्मी जो है आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो डीओ का जो गोदाम है उसमें जो है काफ़ी धमाका हो रहा है। यहाँ पर किस तरह से आग लगी है सर? भैया शॉर्ट सर्किट लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। क्या चीज़ का गोदाम था ये? अपना कॉस्मेटिक का काम है और स्टेशनरी का काम है। स्टेशनरी का काम है। डीओ भी था इसमें? हाँ, डीओ आता है उसका। नहीं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम होगा मनीष तुलसियान। कितना का सामान होगा अंदर में? मोटा मोटी 15 से 20 लाख का माल था। काफी मुश्किल से देखिए आग पर अभी तक काबू पा लिया गया है। तो पा लिया गया? हाँ, काबू कितना देर लगा सर? अंदर आ गई है। अभी तो कितना टाइम बता सकते हैं, अभी तो आग पकड़ ले तो काबू आग कंट्रोल में है। कंट्रोल में है, हाँ, लेकिन अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। पूरी तरह से नहीं बुझा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार फायर कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन आग जो है अंदर काफ़ी तेज है और अभी भी जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है और मकान भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है और इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर कायम है और लगातार फायर कर्मी आग को काबू पाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है आग अभी तक भयावह रूप लिए हुई है। अब देखने वाली बात है कि आग पर कब तक काबू पाया जा सकता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर आपको छपरा से बताते चले, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की यहां पर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद लोग जो हैं वो पूरे तरह से आक्रोशित हो चुके हैं और लोगों की ओर से जमकर बवाल काटा जा रहा है। सड़क जाम कर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बनियापुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आक्रोशित लोगों ने यहां पर बवाल काटा है। सड़क जाम कर उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। भकुरा भीटी गांव में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और आक्रोशित जो लोग हैं उनको समझाने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से? जी देखिए, अभी सड़क वहाँ जाम है, लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। कोई विवादित जमीन था जिसमें खेत जोतने को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ है, जिसमें गिरीश देव दुबे और शोभाकांत दुबे की हत्या हो गई है, जिसमें दोनों पिता पुत्र हैं। और उसके बाद काफी आक्रोश है। वहाँ पे कुछ लोग घायल भी है, जिन्हें सदर अस्पताल में लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। ये खूनी संघर्ष काफी देर तक वहाँ चलता रहा। डीएसपी जो है डीएसपी घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। फिलहाल वहाँ तनाव बना हुआ है, लोगों में काफी आक्रोश है। लोग आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। एक
विवादित जमीन है जिस पर काफी दिनों से केस चल रहा था। उस जमीन को आज एक पक्ष द्वारा जोतने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर दूसरे पक्ष द्वारा विरोध किया गया और इस दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें चाकू और लाठी डंडे जमकर चले हैं। वहां पे उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, पिता पुत्र की मौत हो गई है और वहां पे हालात अभी फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी चलिए, नजर बनाए रखिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक शादी में वरमाला के दौरान फोटो खींचने को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और यहां पर मारपीट इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों पक्ष की ओर से लात घूंसे और कुर्सियां तक एक दूसरे पर चलाई जाती हैं। बताते चले आपको कि इस मारपीट के बाद लड़का जो है वो मंडप छोड़कर फरार हो चुका है। वायरल वीडियो सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये वीडियो 8 दिसंबर का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप तस्वीरें देखिए जहां पर वरमाला में फोटो खिंचाने के दौरान लड़का और लड़की पक्ष दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे और कुर्सियां बरसाने लगते हैं और इस मारपीट के दौरान लड़का मंडप छोड़कर फरार हो जाता है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। और बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते चले, जहां पर कई जगह पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। जानकारी आपको देते चले कि यहां पर कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। करीब आपको बताते चले 35 हथियार यहां पर जब्त किए गए हैं। साथ ही तस्करों की भी यहां पर गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बरियापुर थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। एसपी इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी मुंगेर से, जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली। घरों से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 35 हथियार के साथ कई तस्करों की यहां पर गिरफ्तारी भी बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई हुई, जहां पर बरियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की संजीदगी से कई हथियारों को जब्त किया गया है। धनबाद के IIT ISM कॉलेज के गेट के पास एक शाही रेस्टोरेंट है, जहां पर कल रात फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल ये फायरिंग प्रिंस खान के गुर्गों की ओर से की गई है और वो यहां पर फायरिंग करके फरार हो गए हैं। फायरिंग की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में हालांकि कैद हो गई है। रेस्टोरेंट के मालिक ने यह बताया कि घटना के बाद प्रिंस ने उसे मैसेज करके रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। जानकारी मिलने पर सरायढेला थाना की पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है, लेकिन रंगदारों के डर से पीड़ित ने CCTV फुटेज सार्वजनिक करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और पुलिस से अब तक कोई शिकायत इस मामले में दर्ज नहीं कराई गई है। और पटना के SK मेमोरियल हॉल की आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर JDU की ओर से खुला अधिवेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान सबकी निगाहें नीतीश कुमार के भाषण पर टिकी हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए, JDU का खुला अधिवेशन आज और बिहार की तमाम सियासी दलों की निगाहें इस वक्त इस अधिवेशन पर टिकी हुई हैं। तमाम बड़े नेता JDU के यहां पर मौजूद हैं। CM नीतीश कुमार से लेकर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की इस कार्यक्रम में मौजूदगी है और नीतीश कुमार के भाषण को लेकर JDU कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता है। SKM हॉल में तैयारियां किस तरीके की हैं, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। पटना के SK मेमोरियल हॉल में JDU का खुला अधिवेशन हो रहा है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मंच की, जहां पे JDU के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हुए हैं। विजेंद्र यादव, रामनाथ ठाकुर जैसे जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बिहार सरकार के मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा हॉल में बड़ी संख्या में जो JDU के नेता और कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हुए हैं। देश भर में जहां पर भी JDU के नेता और कार्यकर्ता है वो भी इस खुले अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए और इस अधिवेशन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब नीतीश कुमार भाषण देंगे तो उस भाषण में कई सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं। खासकर राष्ट्रीय राजनीति में जाने की जो उनके बारे में चर्चा है उसके बारे में बोल सकते हैं। इसके अलावा कई मुद्दों पर आज नीतीश कुमार खुलकर बोलने वाले हैं और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के भाषण पर तमाम सियासी दलों की निगाह टिकी हुई है कि नीतीश कुमार आज अपने खुले अधिवेशन में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन पूर्णी विधानसभा उपचुनाव में जो हार मिली उसके बाद इस अधिवेशन को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो कल विधिवत रूप से फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका भी भाषण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है खुले अधिवेशन पर नजर रहेगी, इस बात को लेकर नजर रहेगी कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार अपना क्या एजेंडा सेट करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह आज पटना पहुंच रहे हैं। इनको लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बिल्कुल हाई है। कार्यकर्ताओं ने पूरे पटना शहर को पोस्टरों से पाट दिया है। आपको बताते चले कि यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। पोस्टर में जो पोस्टर लगाए गए हैं, देखिए उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया है। पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने, देखिए। अखिलेश प्रसाद सिंह आज पटना पहुंच रहे हैं। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद उनके भव्य स्वागत का कार्यक्रम तय किया गया और राजधानी पटना जो है बैनरों और पोस्टरों से पूरा पट गया है। देखिए तस्वीरों में ये इनकम टैक्स चौराहे के पास की तस्वीर और किस कदर बैनर और पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। और जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, अपनी भावनाओं का इजहार इन्हीं बैनरों और पोस्टरों के माध्यम से कर रहे हैं। एक पोस्टर जो है वो काफी अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें अखिलेश प्रसाद सिंह को मजबूत नेता, मजबूत बिहार, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया गया है। और इसमें सिद्धार्थ क्षत्रिय भी हैं जो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं बिहार कांग्रेस में। और इस वक्त सिद्धार्थ क्षत्रिय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, आपके इस बैनर पोस्टर का क्या मतलब है, हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री? देखिए, इस पोस्टर के मतलब है हम अपने नेता के स्वागत कर रहे हैं, अपने नेता के वेलकम इस बात के उद्घोष के साथ कर रहे हैं, हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री। और आप देख रहे होंगे इस पोस्टर में एक जय सिया राम जो हमारे राहुल गांधी जी बोले हैं 2024 के इसी उद्घोष के साथ हम अपने कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के स्वागत कर रहे हैं। और 2024 लोकसभा में यही जय सिया राम के हम लोग का स्लोगन के साथ 2024 भी हिमाचल की तरह हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस जो है अपना मुख्यमंत्री चाहता है और बैनर पोस्टर के माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और देखना होगा बैनर पोस्टरों में ये जो इजहार जो है वो सामने आया है, वह वाकई में बिहार में मूर्त रूप लेता है तो कब लेता है या फिर नहीं लेता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और दानापुर का पीपा पुल एक बार फिर से चालू हो गया है। इसे लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आपको बताते चले कि इसके पहले ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस पुल के चालू हो जाने से अब ग्रामीणों को आवाजाही में काफी आसानी होगी। लेकिन यहां पर ग्रामीणों की ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से सरकार से स्थायी पुल बनाने की भी मांग की गई है। लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। इस वक्त हम दानापुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले पीपा पुल पर खड़े हैं और एक बार फिर से पीपा पुल को चालू कर दिया गया। तस्वीरों में देखिए लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और कई महीनों के बाद पीपा पुल जो है वो चालू किया गया है। पानापुर, हेतनपुर, गंगहारा, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हजारों की आबादी है और इस पीपा पुल के चालू हो जाने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। और काफी संख्या में लोग प्रतिदिन पटना आते हैं सुबह में और काम करने के बाद वापस अपने गांव को लौटते हैं। और बरसात में चूंकि गंगा का लेवल काफी बढ़ जाता है और ऐसे में पीपा पुल को खोल दिया जाता है लोगों की सुरक्षा के ख्याल से। लेकिन एक बार फिर से पानी कम हो गया है और पीपा पुल के चालू हो जाने के बाद देखिए ये जो लोग हैं ये प्रतिदिन इसी तरीके से पीपा पुल से आते हैं और काम करने के लिए पटना में पहुंचते हैं और उसके बाद वापस लौटते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की बात, दियारा के लाइफलाइन कहे जाने वाले पीपा पुल के चालू हो जाने के बाद लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। और एक बात और है, सावधानी बरतनी होगी क्योंकि पीपा पुल जो है वो कई हादसों का गवाह रहा है। तो ऐसे में लोगों को सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जो लोग हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। पीपा पुल चालू हो गया, कितनी राहत मिल रही है आप लोग? राहत तो अभी बहुत है, मिल रहा है। अभी हम लोग के नाव से ठीक है। फिर तो 6 महीने के बाद फिर तो 6 महीने तक अब राहत मिल गई। हाँ 6 महीने। हाँ क्या फायदा होता है? फायदा है कि नाव से हम लोग का इमरजेंसी ला ठीक है, बड़ बीमारी पड़ गया इसलिए अपना तुरंत लेकर चल गए हम लोग। नाव रहता है तो हम लोग को दिक्कत होता है, नाव डूबी हो जाता है। अगर बाद में इमरजेंसी के लिए दिक्कत होता है। रात में भी अब आप लोग आ सकते हैं? हाँ रात में भी आ सकते हैं। अपना आबादी को फायदा होगा इसके चालू होने से? कम से कम में लाखों से ऊपर है। लाखों लोग हैं। हाँ लाखों से ऊपर। भानु राय जी हैं, वो बता रहे हैं कि कितना फायदा है पीपा पुल के चालू होने से, कितना फायदा हुआ आप लोग को आने में? फायदा बहुत है।
कई लोग दिन में काम करने के लिए पटना जाते हैं, लाखों आदमी जाता है साहब, तो इससे फायदा हो गया। फायदा है। कोई मांग भी है पीपा पुल की जगह स्थायी पुल की आप लोगों की? पुल पक्का पुल बन जाए तो इससे ये पुल से तो 6 महीना फायदा, उसके बाद में पानी है। वोट लगा चल जाता है। अभी आश्वासन मिला नेताजी लोग की तरफ से कि अस्थायी पुल बनाएंगे, कभी बोले? अभी कुछ नहीं मिला है। कभी मिला? इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे कि क्या नाम है? रोहित कुमार। क्या बोल रहे हैं? नेता लोग बोलते हैं इलेक्शन आएगा तो कि पक्का पुल बना देंगे, उसके बाद में नहीं है। कई साल से मिल रहा है? बहुत साल से लेकिन बना आज तक नहीं। जब चुनाव आएगा, अगली बार अप्लाई किए हैं, आ जाएगा उसके बाद फिर पीपा पुल है। वोट लगा चल जाता है। जितेंद्र पासवान। जितेंद्र पासवान जी है। तो निश्चित तौर पर ये दियाला के लोगों के उद्गार हैं, शब्द हैं, और ये बता रहे हैं कि पीपा पुल भले ही 6 महीना के लिए ही चालू हो जाए, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत मिली। और एक बड़ी बात कही इन्होंने कि अगर कोई बीमार हो जाए रात में तो दियारा के लोग कैसे आएंगे ये समझा जा सकता है, लेकिन अब पीपा पुल चालू हो गया तो देर रात भी लोग पीपा पुल के माध्यम से गंभीर रूप से बीमार लोगों को इमरजेंसी की हालत में पटना ला सकते हैं और फिर उनका इलाज होगा। वाकई में ये जो बातें हैं थोड़ी चौंकाती भी हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य के ही क्षेत्र में चाहे जो दूसरी सुविधाओं की बात है कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन एक आदत पुल न होना वाकई में दियारा के वासियों के लिए एक अभिशाप है। बहरहाल पीपा पुल चालू हो जाने के बाद दियारा के लाखों लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और गोपालगंज में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर हम यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 308 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर हवा कितनी प्रदूषित हो गई है। खासकर जो लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें काफ़ी परेशानी यहां पर हो रही है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि हवा की जो गुणवत्ता है जो बिगड़ती जा रही है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं और काफ़ी आगे चलकर काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर जो है डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। आज की AQI जो है तकरीबन 308 बताया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट होगी और AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा में जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक पे ही निकले हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या असर पड़ रहा है। प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है तो क्या असर पड़ रहा है आप लोगों पर? जी, मौसम तो गोपालगंज का भी ठंडा चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये समस्या यह है कि यहाँ पॉल्यूशन लेवल थोड़ा गड़बड़ हो गई है और वो हाई लेवल पे चला गया है, जिस कारण लोगों को ये चाहिए कि वो इससे सावधानी बरतें और मास्क का यूज ज़्यादा कर सकें तो बेहतर होगा, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होगी। और जो सांस की प्रॉब्लम चल रही है अभी, जैसा कि बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में सांस की समस्या हो रही है, जिसके कारण मरीज बहुत बीमार होकर चल रहे हैं। लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। जी, लोग अलर्ट होना चाहिए और आराम से मास्क पहनकर निकले घर से, जैसे कोरोना काल में आप निकले हैं उसी का प्रयोग करें ताकि बेहतर स्वास्थ्य की कामना। और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। हवा में प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ चुका है, कितना असर सेहत पर आप लोगों को पड़ रहा है? बहुत ठंडी है। हाँ, प्रदूषण का स्तर बढ़ा है तो सेहत पर भी असर पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, चलने फिरने में दिक्कतें हो रही हैं। क्या दिक्कतें हो रही है? हमको कोनो कपड़े खाइए नहीं है, ठंडा लग रहा है। कहाँ और भी लोग हैं, क्या दिक्कत हो रही है? प्रदूषण बढ़ा है। देखिए, एक्चुअली AQI जो है 300 प्लस हो चुका है और इससे लोगों में सांस लेने की समस्याएं बढ़ रही है। इसका एक फैक्टर हो सकता है ठंडी, या फिर दूसरी जो है कि यहाँ शुगर मिल जो है इससे ट्रैक्टर वगैरह या फिर पोल्यूशन जो है धूल वगैरह इससे उड़ते हैं, इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। दिन प्रतिदिन पेपर वगैरह में या फिर न्यूज़ के माध्यम से समाचार मिलती है कि लोग हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को मास्क वगैरह यूज करना चाहिए और इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो AQI जब बढ़ रहा है तो इस मौसम में जो है सांस के मरीजों की भी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। वैसे मरीज जिनको पहले से ही सांस की समस्या है उन्हें खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को चाहिए कि इस मौसम में सचेत रहे और प्रशासन AQI जो हवा में प्रदूषण का स्तर है उसे रोकने के लिए कार्रवाई करे। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए, हजारीबाग का प्रसिद्ध गंधोनिया गर्म जल कुंड पूरी तरह से सूख चुका है। दरअसल यहाँ पर कुंड के आसपास काफ़ी खदान है जहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग होती है और इस हैवी ब्लास्टिंग की वजह से कुंड जो है वह सूख चुका है। खासकर मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ 3 दिनों का मेला भी लगता है, यानी कि इस कुंड की धार्मिक मान्यताएं काफ़ी अधिक हैं।
और इस मेले में हजारों लोग जुटते हैं, हजारों लोग पहुंचते हैं इस मेले को देखने के लिए। स्थानीय लोगों ने गर्म जलकुंड के संरक्षण के साथ ही इसे पर्यटन स्थल घोषित करने की भी यहां पर मांग की है। सभी जनप्रतिनिधि और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस ऐतिहासिक धरोहर को विलुप्त होने से बचावें और पुनः इस गंधौनिया में फिर से कुंड का कैसे विस्तार हो, इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जाए और हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के लोगों को जो मायूसी छा गई है उस चेहरा में मुस्कुराहट लावें। अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड अंतर्गत इंदिरा पंचायत के गंधौनिया में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं 2 गर्म जल कुंड यहाँ पर हैं जो पूरे तरीके से सूख चुके हैं। यहाँ पर बताया गया, ग्रामीणों ने बताया कि बीते 2 वर्ष से इसका जल स्रोत सूख चुका है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं यह बड़ा गर्म जल कुंड है। इसके ठीक बगल में इससे छोटा गर्म जल कुंड है। इसकी धार्मिक मान्यता भी है। इससे पहले हम बताते चले कि ग्रामीणों के अनुसार यहाँ ठीक बगल में सीसीएल की तापिन साउथ खुली खदान परियोजना संचालित होती है, जहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग होता है। उसके कारण भी इसका जल स्रोत सूख गया है। और ग्रामीणों के अनुसार NH-33 के ठीक बगल में एक फैक्ट्री संचालित होती है, जहां पर डीप बोरिंग कराया गया है। उसके वजह से भी यहां का जल स्रोत जो है सूखा है। इसके ग्रामीण जो है इसके कारण काफ़ी यहां पर चिंतित हैं। यहां पर वर्ष 2014 में स्थानीय विधायक JP पटेल के मद से 1,99,000 के लागत से 2 स्नान घाट बनाया गया था, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालत में अभी पहुंच गया है। ग्रामीण को कहना है कि दोनों गर्म जल कुंड को बचाने की, संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यता है। और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन 3 दिनों का मेला लगाया जाता है। यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि इसकी मान्यता है कि इस पानी में, इस जल में जो भी स्नान कर लेता है उसका चर्म रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन 2 वर्षों से यहाँ गर्म जल कुंड सूख जाने के कारण इस ओर कोई नहीं आ रहा है, इसे कोई देख नहीं रहा है। ऐसे में ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि दोनों गर्म जल कुंड को संरक्षित करने की, बचाने के लिए प्रशासन को और सरकार को आगे आने की ज़रूरत है, ताकि इसकी धार्मिक मान्यता भी बनी रहे। ग्रामीण यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आने के लिए पगडंडी वाला रास्ता है, जंगली रास्ता है। यहाँ पर पैदल ही चल के NH-33 से पहुँचा जा सकता है। ऐसे में गंधौनिया गर्म जल कुंड जो है अब अंतिम सांसें गिन रहा है। इसे बचाने के लिए प्रशासन और सरकार आगे नहीं आती है तो इसका वजूद बहुत जल्द ही मिट जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।